बैठो। चलो फिर से एक बार हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि पोषण किस प्रक्रिया से हुआ और पोषण खत्म होने के बाद श्वसन हम लोग कहां से शुरू करेंगे, उसको हम आपको समझाएंगे अभी। फिर उसके बाद श्वसन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दे किसके बारे में, पोषण के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि पोषण कितना प्रकार का है, दो प्रकार का। कितना प्रकार का, दो प्रकार का। स्वपोषण है, परपोषण है। परपोषण में कोई भी जीव दूसरे पर निर्भर रहता, कोई भी जीव दूसरे पर निर्भर रहता। और स्वपोषण का मतलब है जो किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, अपना भोजन बनाता। तो पर इसमें जो आता है परपोषण, इसमें 3 कैटेगरी होता है। परपोषण में कितना कैटेगरी, 3। पहला जो होता है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो ये 3 है और हम लोग प्राणी संपोषण को समझने के लिए पूरा ये चैप्टर कंप्लीट किए हैं। प्राणी सम में आता है मनुष्य, ठीक है। और ये जो परजीवी है या फिर मृतजीवी पोषण जो है वह इसमें 1-2 नंबर का सवाल आएगा। तो मृतजीवी में आपको पता है किसका पोषण होता है, कौन करता है पोषण, मृतजीवी पोषण करता है सड़े गले पदार्थों से, वहां से पोषण का काम करता है। परजीवी उसके शरीर पर रह करके पोषण करता है। और जो हम लोग प्राणी सम में आते हैं वह अलग अलग तरीका है। उसके शरीर पर रह करके भी, शरीर पर तो नहीं रहेगा, मांस छीनेगा या खाना छीनेगा, किसी प्रकार से खाना उसको खाने का काम करेगा। तो प्राणी सम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ लिए, पढ़ना नहीं है, पढ़ लिए। तो प्राणी सम में हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़े, अमीबा के बारे में पढ़े और पैरामीशियम के बारे में पढ़े। जो कि आपको अमीबा के बारे में यह बताया गया कि हर एक काम कूट पातों के द्वारा करता है, चाहे खाना हो, चाहे चलना हो, या फिर खाना को पकड़ना हो, भोजन को पकड़ना हो, सभी क्रियाओं किससे करता है, कूट पातों के द्वारा। लेकिन पैरामीशियम ऐसा नहीं है। पैरामीशियम के लिए प्रत्येक चीज के लिए विशेष अंग दिया गया है। चलना सीलिया के द्वारा होता है, भोजन के लिए मुख गुहा बना हुआ है, ठीक है। और जो पच जाता भोजन, उसको खराब पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भी एक गुहा बना हुआ। कहने का मतलब है कि उसका प्रत्येक अंग बना हुआ। तो सेम आगे बढ़ते हैं मनुष्य में। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया आपको समझाया गया कि पाचन की क्रिया जो होता है 6 भागों के द्वारा कंप्लीट होता है। ये किस में होता है, मनुष्य में, ठीक है। तो मनुष्य में 6 भागों की क्रिया होता है और 6 भागों को आपको समझाया गया कि 6 भागों में किन किन भागों से हम लोग को जरूरत होता है। तो पहला भाग जो हमारा है मुख गुहा, ये शरीर में पाचन की क्रिया हो रहा। तो पहला जो भाग है मुख गुहा, दूसरा जो भाग है ग्रास नली। क्या है जी, ग्रास नली के शीर्ष पर एक ग्रसनी पाया जाता है। जो ग्रसनी जो होता है 2 भागों में बांटता है। ग्रसनी 2 भागों में बांटता है, एक कंठ द्वार है और एक कंठ द्वार जो होता है वह श्वास यानी कि श्वास नली यानी कि फेफड़ा में जाता है, और निगल द्वार जो होता है वह ग्रास नली में जाता है। कहा जाता है, ग्रास नली में। और ग्रास नली से होते हुए भोजन अमाशय में उतरता। अब अमाशय में क्रिया होता है 4-5 घंटा, वहां पाचन होता है, वहां पर ग्रंथि पाया जाता है और उसको पचाने का काम करता है। और उसमें वहां पर वसा, प्रोटीन और भोजन को पचाया जाता है। और उसके बाद
एक ग्रंथि तो वहां पर है ही, जैसे ही पेट से आमाशय से जब बाहर भोजन निकलता है तभी आगे छोटी आंत के शुरुआत में ही ग्रंथि का पाचक रस निकलता है, जिसमें आपको बताया गया यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि। क्या है? अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस, यकृत ग्रंथि से पीत रस। ये सभी जाता है छोटी आंत में, और उसी के पास छोटी आंत में ही छोटी आंत का कुछ ग्रंथि पाया जाता है, तो उसमें से भी पाचक रस आता है। ठीक है, तो तीनों ग्रंथि का स्रावित कहां होता है? छोटी आंत में, मतलब मिल जाता है। स्रावित तो अलग अलग से हो रहा है, लेकिन तीनों ग्रंथि का पाचक रस कहां मिलता है? छोटी आंत में, और वहां पर पाचन की क्रिया पूर्ण हो पाती है। लेकिन छोटी आंत का कौन सा भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? इलियम में। ठीक है, मिलने का काम कहां करता है? जेजुनम में, छोटी आंत के जेजुनम में, और ग्रहणी में वहां प्रवेश किया जाता है। ग्रहणी में क्या करता है? ये प्रवेश द्वार है, वहां से सारा ग्रंथि का जो पोजीशन होता है, पाचक रस होता है, वहां आकर के आना शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्रिया कुल मिलाकर के पाचक का क्रिया कंप्लीट होता है वहां पर, और जो खराब पदार्थ होता है, बचा हुआ पदार्थ होता है, वह बड़ी आंत में चला जाता है, और जो पचा हुआ भाग होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, वहां पर छोटी आंत की दीवारों पर कुछ छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को विलाई कहते हैं। उस छिद्र को क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और उसी विलाई में रुधिर केशिकाएं पाई जाती हैं, और उसका काम यह होता है कि जो भी पाचक रस है वह रुधिर में पहुंचा दिया जाए। तो जितना भी पाचक रस है उस इलियम में से उठा करके रुधिर में पहुंचाएगा, और रुधिर का काम है, यानी कि खून का काम है, ब्लड का काम है, कि वैसे शरीर के भागों में पहुंचाया जाए जहां पर उसकी जरूरत हो, यानी कि उसकी जरूरत हो, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा की जरूरत होता है। तो अभी ऊर्जा बना नहीं है, अभी हम लोग भोजन को पहुंचा रहे हैं। रक्त क्या कर रहा है? भोजन को पहुंचा रहा, और भोजन जो हम लोग अभी पाचन किए हैं, तो इलियम में जो श्वसन हुआ, वो जो भोजन है वो लिक्विड बन गया, तरल बन गया, और उसको पहुंचाने का काम रुधिर कर रहा है। रुधिर कर रहा है, ठीक है। और रुधिर जो है उस पाचक, जो पाचन हुआ है, पचा हुआ भाग है, वह किस में रहता है? किस रूप में रहता है? तो ग्लूकोज के रूप में रहता है, प्रोटीन के रूप में रहता है, वसा के रूप में रहता है, ज्यादातर ग्लूकोज के रूप में रहता है। और उसी ग्लूकोज को रक्त ले जाता है सभी कोशिकाओं के पास। तो सबसे पहले यहां पर हमने आपको बताया कि ग्लूकोज को ले जाने का काम करता है रक्त, और कहां ले जाता है? कोशिकाओं में। तो ये जो हम लोग पाचन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी? पाचन पढ़े हैं। तो पाचन की क्रिया तो हो गया, और ये सब कहां गया है? कोशिकाओं में। जितना भी शरीर का कोशिकाओं है, ये पचा हुआ भाग, तो पचा हुआ भाग क्या है? C6H12 और O6 है। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये जो पचा हुआ भोजन है, जो पाचन हुआ है, तो पचा हुआ भोजन कहां जा रहा है? ब्लड के माध्यम से। ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है जी? कोशिकाओं में। तो एक कोशिका नहीं, पूरा शरीर का जितना भी कोशिका है सब में जा रहा है। ये पाचक रस, सॉरी पाचक, जो पाचन क्रिया हुआ है, जो लिक्विड है, जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज जा रहा है सभी कोशिकाओं में। लेकिन इस ग्लूकोज पर क्रिया तभी होगा जब यहां पर ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण तभी होगा जब यहां पर ऑक्सीजन होगा। जब यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन। जब यहां पर ऑक्सीजन होगा। जब यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण के लिए दो चीज का होना जरूरी है। ऑक्सीकरण के लिए दो चीज का होना जरूरी है। पहला किसका? ग्लूकोज का। दूसरा किसका? ऑक्सीजन का। ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलेगा तभी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण कहां हो रहा है? कोशिकाओं में। कहीं और नहीं, कोशिकाओं में, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। तो पाचन एक अलग क्रिया है, श्वसन एक अलग क्रिया है। जब दोनों मिलता है तब जाकर के क्या का होता है? और इसी ऑक्सीकरण से क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है और हम लोग को ताकत मिलता है। समझे? तो दो है ना जी, जय प्रकरण का दो बहुत बड़ा हिस्सा है ना। जब तक पाचन नहीं होगा, पाचन होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन जाने से कोई फायदा नहीं है। तो एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अब तीसरा मजा की बात है कि जब ये ऊर्जा बन गया तो इसके लिए तीसरा चीज चाहिए, परिवहन। इसको पहुंचाना भी है, समझे? पहुंचाना है मतलब कि उस ऊर्जा को पहुंचाना है जहां पर इसकी जरूरत है। बताया ना कि कोई कोई शरीर जो होता है, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। कोई मजदूरी, आप देखिएगा कोई फैक्ट्री में चले जाइएगा तो सबका अलग अलग काम है। कोई बैठ करके काम कर रहा है, कोई खड़ा खड़ा काम कर रहा है, कोई हाथ से काम कर रहा है, कोई पैर से काम कर रहा है, नहीं। तो सभी का अलग अलग काम है। तो जहां पर जिसकी जरूरत होता है वहां पर ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। तो हम लोग इस पाचन को पूरी तरह से समझ गए कि 6 भागों से हमने क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया है। और इस ग्लूकोज को कहां भेज दिया है? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं में किसको जाना है? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन कैसे कैसे जाएगा अब हम ये समझेंगे। भोजन कैसे कैसे गया, समझ में आया? यस सर। कि भोजन किस प्रकार से पाचन हुआ, ठोस पदार्थ था, लिक्विड कैसे बना, सारा क्रिया समझाए कि नहीं समझाए? yes, वैसे ही ऑक्सीजन कोशिका तक कैसे पहुंचता है अब हम लोग ये समझेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में आपको ये बता रहे थे कि ये कोशिका में ऑक्सीकरण होने के लिए इसका तो होना जरूरी था ही, इसका भी होना जरूरी है, तभी ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण होगा तो क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? yes, sir। समझ में आ रहा है? ऑक्सीकरण के लिए किन चीजों की जरूरत है? ग्लूकोज की जरूरत है। पाचन के रूप में ग्लूकोज जाता है, प्रोटीन जाता है और वसा, वो भी सब जाता है। तो सवाल वहां भूलिएगा नहीं, सब के सब क्या होगा? जाएगा। अब बताएं आगे थोड़ा। पुरानी बात एक बार और फिर से रिपीट करते हैं। नहीं, पुरानी बात एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है? चलिए तो समझते जाइएगा, जहां दिक्कत होगा वहां पूछिएगा। एक बार और आपको मौका है, पूछते जाइए। कंटिन्यू पढ़ाई होगा तो समझते जाइएगा, बीच में नागा होगा तो दिक्कत होगा। अब थोड़ा सा समझिए। श्वसन चैप्टर का है, जो नहीं आए थे एक बार और समझ लीजिए, और जो आए थे उनको दोबारा मौका मिल रहा है, ठीक है? अब यहां पर जो हम क्रिया समझा दिए हैं, पचा हुआ भोजन क्या है? ग्लूकोज है। क्या है जी? ग्लूकोज है। पचा हुआ भोजन क्या है? पचा हुआ भोजन ग्लूकोज है, ठीक है? अब उसी के हम बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे किससे? ग्लूकोज से। क्रिया क्या क्या है? पचे हुए भोज पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन होता है। पचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन होता है। भोजन अणुओं के लिए ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। अब ये जो ऊर्जा उत्पादन होगा वो किसके द्वारा होगा? ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण। तो पहला पॉइंट यही है कि हमको अगर पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। अब सवाल जो नया आया आपका, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है, जो कि अभी हम बताएं कुछ देर पहले। तो नया पॉइंट यही है कि ऊर्जा उत्पादन हमको करना है तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। दूसरा नंबर आ जाइए। भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण 2 परिस्थिति में संभव है। अब जो हम यहां बताएं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो ऊर्जा उत्पादन किससे कर रहे हैं? पचे हुए भोजन से। ऊर्जा उत्पादन किससे कर रहे हैं? उसके लिए क्या जरूरी है?
और ऑक्सीकरण दो नियमों के आधार पर होगा, दो तथ्य पर होगा। पहला क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसको हम कहते हैं अवायवीय ऑक्सीकरण। अवायवीय ऑक्सीकरण यहां हो रहा है लेकिन अवायवीय। फिर से एक बार, ऊर्जा के लिए हमको क्या जरूरी है? ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीकरण होना है। ऑक्सीकरण दो स्थिति में हो सकता है, एक होगा वायु के उपस्थिति में और एक है तो अनुपस्थिति में क्या होगा? अवायवीय। उपस्थिति में क्या होगा? वायवीय। तो ऑक्सीकरण दो प्रकार से होगा। ऑक्सीकरण कितना प्रकार से होगा? और ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? ऊर्जा के लिए। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? आप पढ़ रहे हैं कि अच्छा इंसान बने, अच्छा आदमी बने और अच्छा पैसा कमाए। देखिए, मेन मकसद है अच्छा आदमी बनना नहीं, अच्छा पैसा कमाना नहीं जी। बाकी जो नेचर रहेगा वो बदलेगा थोड़े। अब खराब है तो खराबे रहिएगा, पैसा आ जाएगा तो पैसा वाला ही बनना है। अब खराब है तो उसको तो बदल नहीं सकते हैं, नहीं जी। खराब इंसान है तो उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन पैसा के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो आपको पढ़ लिख करके पैसा ही कमाना है, ठीक है। अच्छा इंसान बनने के लिए हालात बना ही देता, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो कहीं पर शिक्षा भी जरूरी होता है। अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा भी जरूरी होता है। शिक्षा आप रहिएगा, शिक्षित रहिएगा तो ज्ञान रहेगा, तो ज्ञान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब ज्ञान ही नहीं है तो आपको हम समझा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ऊर्जा के लिए हमको ऑक्सीकरण कराना है। ऊर्जा के लिए क्या कराना है? ऊर्जा के लिए क्या कराना है? ऊर्जा के लिए ऑक्सीकरण कितना स्थिति में होगा? एक ऑक्सीजन की और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये दोनों कंडीशन समय में वायवीय या फिर अवायवीय, दोनों कंडीशन में ऊर्जा का निर्माण होगा। दोनों कंडीशन में ऊर्जा का निर्माण होगा। दोनों कंडीशन में ऊर्जा का निर्माण होगा, लेकिन अवायवीय में ऊर्जा का निर्माण बहुत कम होगा। अवायवीय में क्या होगा? बहुत कम होगा, और वायवीय में बहुत ज्यादा अच्छा से होगा, अच्छा कार्रवाई होगा। समझ रहे हैं? तो ऊर्जा के लिए हमको ऑक्सीकरण करना ही होगा। ऊर्जा के लिए हमको ऑक्सीकरण करना ही होगा। और ऑक्सीकरण दो स्थिति में होता है, एक वायवीय और एक वायवीय। वो आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा, समझे। क्योंकि ये भाई आप खाना खा लिया, आपका वहीं तक काम था, उसके बाद शरीर में सभी जगह यह ग्लूकोज पहुंचा देगा। अब आपका कोई पार्ट कमजोर है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती वहां पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कर लेगा। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कर लेगा। अवायवीय होगा तब वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, किसी भी कारण ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पाया। कभी कभी देखते होंगे कि पैर टटाता है, घर में पैर टटाता है, या फिर आपको लगेगा कि झुनझुनी हो जाता है, समझे। तो झुनझुनी होने का कारण क्या है? वहां पर ब्लड नहीं जा रहा है, वहां पर ब्लड, इसलिए झुनझुनी हो गया। ब्लड वहां पर ठीक से नहीं जाता, या पैर आप देखिए कभी कभी तरतराने लगा, तो वहां पर ब्लड ठीक से नहीं जा रहा। जिस गति से जाना चाहिए उस गति से वहां पर ब्लड नहीं जा रहा, और ब्लड नहीं जा रहा है मतलब कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, क्योंकि ब्लड के साथ ही क्या जाता है? ऑक्सीजन। अभी हम आगे बताएंगे कि ब्लड के साथ ही जाता है। ब्लड में और क्या रहता है उन सबको अभी बताने वाले, पर्दाफाश करने वाले हैं, समझे। यहां तक क्लियर है? 2 लाइन समझ में आया कि ऊर्जा के लिए हमको क्या करना होगा? ऑक्सीकरण करना होगा। अधिक ऊर्जा के लिए कौन सा ऑक्सीकरण? वायवीय। कम ऊर्जा के लिए चलिए
अब हमको चेहरा तुम लोग को देख के लग रहा है कि समझ में आ गया। फिर भी एक दो विद्यार्थी से पूछेंगे। एक दो विद्यार्थी में सबसे कमजोर विद्यार्थी खड़ा हो तो जी, पंखा वाली। ओ सॉरी, कमजोर विद्यार्थी नहीं है, ताकत कमजोर है, पंखा नहीं उठ रहा था। उठो खुशी कुमारी, उठी हो कि सुती हुई अभी तक? और उठे ही बोलियो नहीं रही, इतना कमजोर है कि आवाज नहीं निकल रहा। चलिए बताइए, ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकरण हमको ऊर्जा चाहिए। हमको क्या चाहिए? वो भी 38 एटीपी ऊर्जा चाहिए। तो कौन सा ऑक्सीकरण करना है हमको? वायवीय। सही है जी? चलिए बहुत बढ़िया, बैठिए। अब आइए नंबर तीसरा, बृहद रूप में श्वसन। बृहद रूप में मतलब बहुत ज्यादा। बृहद रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन कीजिए, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं, उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा? ऊर्जा होगा। तो सभी को सम्मिलित रूप में शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अकेले खाली इसको करने से नहीं होगा। ठीक है, तो ये खास पॉइंट नहीं था, बस ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसके लिए? श्वसन से। श्वसन की क्रिया होगा तो आपका ऑक्सीजन होगा। कभी कभी ना देखते हैं मुंह बंद कर देता है तो धीरे धीरे शरीर क्या होता है? कमजोर होने लगता है, ऊर्जा खपत हो गया। चलिए आइए इधर नंबर 2, यहां पर समझिएगा। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ, एक तो किताब का नोट्स का यही दिक्कत होता है इस सब शब्दों का कि जगह जगह पर शब्द क्या होता है। ठीक हो तबियत? तबियत ठीक है? तबियत ठीक नहीं तो घर चल जाओ। पानी नहीं पी? अरे पानी इसको पिलाओ जी। हाँ पानी पी लिए। ज्यादा तबियत खराब है तो जा सकती हो घर। नहीं तुम्हारा शक्ल ठीक नहीं लग रहा, तबियत ठीक नहीं लग रहा है इसलिए बोले। इसकी दोस्त नहीं आई है? चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। नंबर है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, समझिए। इसमें कहता है ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य। सरल भोज्य, अब देखिए सरल भोज्य लिख दिया मतलब कि सब भोजन का सबसे छोटा रूप। अब अमरूद खाए हैं, अमरूद का छोटा रूप जूस बन जाता है। अमरूद का छोटा रूप जिसको सरल भोज्य या फिर तरल कह सकते हैं। तरल रूप भोजन का क्या, या फिर हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। या फिर बोलेंगे वसा या फिर प्रोटीन, उसी को बोलते हैं तरल रूप। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ सामान्यतः क्या? ग्लूकोज, कभी कभी या फिर जिसको हम क्या बोले थे? प्रोटीन का क्रमिक ऑक्सीकरण, विघटन या विखंडन किया जाता है। अब ये है लंबा, इसको छोटा करके समझिए। हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा मिलेगा कहां? कोशिकाओं में। और ये ऊर्जा हमको चाहिए तो कोशिकाओं में मिलेगा। तो कोशिकाओं में क्या जाना चाहिए? तरल रूप में क्या कहेंगे? ग्लूकोज जाना चाहिए। तो देखिए कोशिकाओं में क्या होना चाहिए तब हमको ऊर्जा मिलेगा? तो कोशिकाओं में क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? प्रोटीन। जब यह ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन कोशिकाओं में पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा या फिर विघटन होगा, मतलब कि टूटेगा। ये ग्लूकोज क्या होता है? वहां पर टूट जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? टूट जाता है, तोड़ने का काम करता है। और तोड़ करके यही क्या बना देता है? ऊर्जा बना देता है।
तो ये सारी क्रियाएं कहां हो रहा है? कोशिकाओं में। किसके द्वारा हो रहा? सरल भोज्य के द्वारा। सरल भोज्य के द्वारा। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के मिल के ही क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करेगा? ऑक्सीकरण। देखिए, ये जो ग्लूकोज है या वसा है या प्रोटीन है, ये तीनों में से अगर कोई वहां पहुंच जाता है कोशिकाओं में, तो उसको तोड़ा जाता है ऑक्सीकरण विधि द्वारा। और ये ऑक्सीकरण, ये तीनों मौजूद रहेगा, ये तीनों मौजूद रहेगा और ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो क्या हो पाएगा? नहीं। तो ये ऑक्सीकरण तभी संभव है जब ये तीनों में से कोई एक रहे और ऑक्सीजन रहे, तभी टूटेगा। और टूटेगा तो क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा। टूटेगा तो क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा। तो बताइए कि कोशिकाओं में पहले क्या पहुंचा? सरल भोज्य पदार्थ, जिसको हम शॉर्ट में क्या नाम बता रहे हैं? प्रोटीन। ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन, उसी को क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ। और ये कहां जाएगा? कोशिकाओं में। तीनों में से कोई भी एक रहेगा, समझ लीजिए, तीनों ऊर्जा बनाने का काम करेगा। तीनों में से कोई एक रहेगा कोशिकाओं में, तो उसको तोड़ने का काम ऑक्सीजन के रहते हुए तोड़ेगा। ऑक्सीजन के नहीं तोड़ेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो वहां पर टूटेगा दम न के बराबर, जिससे कितना एटीपी निकलेगा? 2 ही एटीपी न निकलेगा जी। वहां पर बहुत कम मात्रा में न के बराबर टूटता है, तो ऑक्सीजन रहेगा तभी टूट पाएगा, नहीं तो बहुत कम मात्रा में टूटेगा, न के बराबर। तो ऑक्सीकरण के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। क्लियर है बाबू? ऊर्जा कहां बनेगा? उसके लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन। तीनों रहेगा तो क्या होगा? और क्या बन जाएगा? ऊर्जा बन जाएगा। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विघटन, विघटन मतलब कि टूटना या विखंडन बोलते हैं। देखिए, विघटन को क्या बोलते हैं? और इसका मतलब है कि तोड़ने का काम करता है, जिससे इनके बंधन टूट जाते हैं। जो ग्लूकोज है, आपको दिखाएं यहां पर C6H12O6, ये टूट जाता है। ये समीकरण क्या होता है? टूट जाता है, जिससे इसके बंधन टूटते हैं और इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। मुक्त मतलब आजाद, छोड़ा जाता है उसमें से। जब ये बंधन टूटता है, अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक ऊर्जा निकलता है। उसमें से क्या निकलता है? रासायनिक ऊर्जा। उसी रासायनिक ऊर्जा को हम लोग 38 एटीपी के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? 38 एटीपी के रूप में संचित रहता है ऊर्जा। क्लियर है बाबू? क्लियर है? अब बताइए। हाँ, तो अच्छा, ये बोले खड़ा पूछे लगे तो हाँ बोलो, क्या समझना? ये जो कोशिका है, बेहद रूप में श्वसन, बहुत ज्यादा श्वसन, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित, सभी प्रक्रियाओं जो ऊर्जा बनाने के लिए जरूरी है। तो कहता है बेहद रूप में पहले क्या करना पड़ेगा? श्वसन। उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन करिएगा तभी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगा, और श्वसन के माध्यम से ही और प्रक्रिया कंप्लीट होगा, नहीं तो सब धारा के धारा रह जाएगा। समझे? अब आप मम्मी के लिए खाना उना बना रही, मम्मी का कुछ बोलते, पापा मम्मी का एनिवर्सरी है और उनके लिए पूरा प्रबंध किए हुए हैं, पापा मम्मी गए, तो सम्मिलित रूप कहां हुआ? ऊर्जा उका हुआ, खत्म हो गया। ले कल मम्मी पापा सुबह में दिखेंगे, इतना मेहनत किए, ताकत लगाए, पूरा एकदम 6 घंटा लगे पड़े थे, वैसे ही बेचारा ऑक्सीजन नहीं आएगा। वो कहेगा हम पूरा ताकत लगा के खड़ा है, ऑक्सीजन आइए नहीं रहा। तो ताकत तभी सम्मिलित, जब तक पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं आएगा, सम्मिलित होकर के भी कोई फायदा नहीं है। तो ऑक्सीजन आएगा, श्वसन क्रिया होगा,
तभी ऊर्जा का उत्पादन हो पाएगा और तभी सब कार्य सफल होगा। अब जैसे कि इतना मेहनत से हम लोग आहार नाल पढ़े और पूरा भोजन की प्रक्रिया को सुना दिए और वहां पर ऑक्सीजन गए नहीं किया, बोला हम वापस जा रहे हैं, तो वो पूरा पाचन की क्रिया धरल के धरल रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये है। अभी जो हम आपको बताएं, ये लड़की थोड़ा सा पूछते हैं, खड़ा हो जाओ, बताइए ऊर्जा बनाने के लिए कोशिकाओं में किन चीजों की आवश्यकता होगा? और ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण वहां पदार्थ है, वो तो विधि है ना भाई। जैसे हम लोग पूरी सब्जी देख लेंगे तो बस उसको खाना है, तो यहां पर पूरी सब्जी मिला कहां? कोशिकाओं में क्या चाहिए? प्रोटीन। ये आ गया पूरी। सब्जी कहां है? ऑक्सीजन। सब्जी कहां है? जब ये दोनों मिलेगा तब ना टूटेगा जी, मिलेगा तभी ना। तो ये दोनों मिलेगा तब जाकर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। मिलेगा तो क्या होगा? तो सुना सुनाई बात खाली नहीं बोलिए, वही रिपीट कर दिए। हाँ सर ये जरूरी है, बैठो। तो सभी लोग को क्या करना है? तीनों नहीं बोलना है, तीनों में से कोई एक। ठीक है, तीनों में से कोई एक। या करके लिखल है। ग्लूकोज लिखा है, या कभी कभी वसा, या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल। या का मतलब कोई चीज, तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। तो यहां पर वो बतवा समझ रहे, तीनों को जोड़ दिया, तीनों एक ही साथ मिल जाएगा। तो कोई भी एक आ जाएगा तो उसको क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा। क्या बना देगा? किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, इसको खड़ा करो। हाँ खड़ा हो, बताइए एटीपी जो बनेगा 38 एटीपी कैसे बन जाएगा? ऑक्सीजन के, हमरे बतवा दोहरा दी। ठीक है बैठो। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ना बनेगा जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सोनी सर कब आते हैं मालूम है? ये लगता है ना, ये जो मिटा रहे हैं ये लड़की है लग रहा, बड़ी लेट से आ रही है। चलो थोड़ा सा और बच गया जी। देखो ये पुरानी ही बात आपको सुना रहे हैं। अब देखिए ऊर्जा, यह ऊर्जा किस रूप में रहता है? यह ऊर्जा एटीपी जैसे विशेष प्रकार के यौगिक के रासायनिक में संग्रहित रहते हैं। तो ऊर्जा आपसे पूछेगा ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में। ऊर्जा किस तरह से संचित रहता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में? तो एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी के रूप में हमारा शरीर का ऊर्जा जमा रहता है। एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में, एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। हम सब देखे हैं आप लोग, पीते हैं खूब, नहीं पीते हैं ना? तो कौन बोला नहीं पीते हैं? थोड़ा सा पूछे। तो सार्वजनिक, देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा जो हम लोग के शरीर में बना ऑक्सीकरण से, तो वो उसको रखा कौन है? एटीपी। रखा कौन है? एटीपी रखा। वो किस रूप में संचित रहता है? अब मान लो कि एक पैकेट बना दिया गया ऊर्जा का, एक पैकेट बना दिया गया किसका? और इस पर लेबल लगा है किसका? एटीपी का। उल्ट पानी चल रहा है उसमें।
देखिए, तो हम बता रहे थे कि एक बॉक्स है जो क्या है, ऊर्जा है, और उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया गया क्या, एटीपी। तो जो हमारा ऊर्जा बन रहा है, उस ऊर्जा को एक बॉक्स में रख दिया जाता है और उसको कह दिया जाता है कि एटीपी। ऊर्जा मतलब एटीपी, एटीपी मतलब ऊर्जा, बात दोनों एक ही है। तो जैसे ही एटीपी का, जैसे ही ऊर्जा का बात करता है, तो एटीपी अपना शकल लेके पहुंच जाता है कि हाँ प्रेजेंट सर, चाहिए ऊर्जा। नहीं, जैसे ही ऊर्जा की बात करेगा एटीपी वहां पर पहुंच जाएगा, ऊर्जा चाहिए तो दे देगा तुरंत। तो यही बोला जा रहा है कि एटीपी क्या है, सार्वजनिक वाहक है। तो जिसको भी ऊर्जा चाहिए कौन देगा, एटीपी। और ऊर्जा जो संचित रहता है किस रूप में रहता है, एटीपी में। ऊर्जा जो संचित रहता है किस रूप में रहता है, तो संचित का मतलब इकट्ठा, संचित का मतलब तो इकट्ठा हम किस में किए हैं, वो बॉक्स में, और उस बॉक्स पर क्या लगा दिए हैं, एटीपी लगा दिए हैं। तो संचित ऊर्जा जो संचित रहता है एटीपी के रूप में, और जिसको ऊर्जा चाहिए वो कौन देगा, तो एटीपी ही देगा। तो वो सार्वजनिक वाहक है। सार्वजनिक क्या है, शरीर के कोई कोना में ऊर्जा चाहिए तो एटीपी पहुंच जाएगा तुरंत अपना बोरिया बिस्तर लेकर के। कितना चाहिए ऊर्जा, नहीं, जितना चाहिए ऊर्जा देते रहता है। नहीं, आप पढ़ते रहिए, अभी आधा घंटा पढ़ा था, भाग मांग लिया 1 किलो ऊर्जा, अब पढ़ रहा है आधा घंटा, तो वो कहेगा भाग उतना काला लेगा, निकल जाएगा, गाड़ी निकालेगा, जल्दी निकाल, भाग यहां से। तो ऊर्जा आपको बैठने के लिए जो चाहिए उतना देगा, घबराइए नहीं। एकदम तुरंत एकदम घबरा जाता। पानी, पानी एक पानी का भी कहानी है। तू कह रहा है कि पानी हमको प्यास लगा, पानी अभी और घटेगा ना, तब तुम तड़पेगा, तब समझो ना कि हाँ पानी के सही में जरूरत है। तुमको लग रहा है कि हम तड़प रहे हैं, नहीं ना। अभी जैसे जैसे कैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वैसे ही जो 15 अगस्त आता है, तो जैसे ही बोलेगा कि अच्छा इस सर भाषण देने के बाद हम लोग को नाश्ता बंटने वाला है, और इसको लगा है प्यास, लेकिन ये हमारे भाषण का इंतजार करेगा, कहा है कि मेरे बाद जस्ट नाश्ता पैकेट, नाश्ता का पैकेट मिलेगा। प्यास लगा हुआ लेकिन उठेगा नहीं, क्योंकि जैसे उठेंगे अगर भाषण का खत्म हो गया तो नाश्ता बढ़ जाएगा, मेरा नंबर कट जाएगा। तो वो आधा घंटा का 1 घंटा का भाषण दे रहे तो चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, पानी नहीं पिएंगे। अगर कोई ला करके दे रहा है तो आप पी लेंगे। तो वैसे ही भाई थोड़ा सा पढ़ो कि पढ़ ले। ये तू सोचो कि हाँ सर हम पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाकर पानी पी लेंगे, तुरंत छुट्टी देंगे। बताओ, तुम्हारा जैसा प्यास हमको भी लगा हुआ है, लेकिन हमको बोलना है, तुमको बोलना नहीं, खाली सुनना है। बोलने में ज्यादा एनर्जी खत्म होता है, पसीना निकलता है, पानी का खपत ज्यादा होता है। चलो, तो ऊर्जा किस रूप में संचित रहेगा, और एटीपी किसका वाहक है, ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। अरे एटीपी किसका वाहक है, ऊर्जा का। और ऊर्जा जो संचित रहता है किस रूप में रहता है, सवाल को देखिए अलग अलग करके दिया है, समझिए। एटीपी का वाहक, सॉरी, ऊर्जा का वाहक एटीपी, और ऊर्जा संचित किस रूप में रहता है, एटीपी के रूप में। तो उलट पुलट के सवाल पूछेगा तो आप ऊर्जा, ये एटीपी का मतलब आप समझ जाइएगा ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब समझ जाइएगा एटीपी, दोनों मिलाकर के एक ही है। समझ में आया, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए ना जी। चलिए, तो बढ़ तो गए हैं, छुप गया आधा। नहीं दिख रहा है ब्राइटनेस, दम थोड़ा सा इंतजार करता है बच्चा लोग, उसके बाद चालू हो जाता। आकाश कुमार
आकाश कुमार खड़ा हो, ये तो बाबू। ऊर्जा जो है हमारा किस रूप में संचित रहता है? बहुत बढ़िया, बैठो। ये एक कोशिका में 38 एक कोशिका में 38 एक कोशिका में जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। बैठिए। जैसे प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो एटीपी किस रूप में संचित रहता है? 38 एटीपी के। तो 38 एटीपी के रूप में कब रहेगा? जब वहां पर वायवीय होगा। जब वहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और अवायवीय हो जाएगा तो वहां पर एटीपी के रूप में 38 को हो सकता है? नहीं हो सकता। कम ना हो जाएगा जी, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, 38 एटीपी से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां पर संचित रहता है। वहां पर क्या रहता है? संचित रहता है। ठीक है। तो ये सारा काम कहां होता है? कोशिकाओं में। जरूरत पड़ता है तो निकालता है। और ये कौन निकालेगा? एटीपी खुद निकालेगा भाई कि हाँ यहां जरूरत है, वहां पर लेकर के चलो। आपको कोशिका पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि किसका काम क्या दिया हुआ। परिवहन वाला भी भाग है उसमें। कोशिका में परिवहन वाला का भी भाग अलग अलग पढ़ाए थे। तो कोशिका में अलग अलग परिवहन करता है। खैर, आपको परिवहन चैप्टर में हम समझाएंगे कि हम लोग के शरीर में ऊर्जा कैसे पहुंचता है। अब आइए इसके बारे में। हाँ, आकाश कुमार तो बता दिया जी। और कोई विद्यार्थीगण तुम पढ़ो, बताइए आप कि ग्लूकोज नहीं रहा, हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं रहा और हमको चाहिए ऊर्जा। तो ग्लूकोज के अलावा किसके साथ ऑक्सीकरण किया जाए कि ऊर्जा बना दे? हुआ सब। चले, बहुत बढ़िया, तुम प्रेजेंट हो। हमको लगा कि तुम्हारा शरीर है, माइंड भी नहीं। प्यास नहीं ना लगा है? चलिए देखिए, अब यहां समझो। आगे समय कम है, सर के आने का टाइम हो गया है। इसका उत्पादन, इसका मतलब ऊर्जा, इसका मतलब क्या? ऊर्जा। ऊर्जा का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। अब बताइए, ये जितना भी कहानी कह रहे हैं, क्या भोजन का पाचन मरी हुई जीव में होगा? जीवित में होगा। तो इंसान जिंदा है, इसलिए क्या होगा? कोशिकाओं भी क्या होगा? जीवित होगा। तो ये सारी क्रियाएं किसमें हो रहा है? तो यही बोल रहा है, ऊर्जा का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा। तो जो जीव है उसी में पाचन होगा, उसी में पोषण होगा। जो जीवित है उसी में पोषण होगा। और ये ऊर्जा कहां से मिलता है? ऊर्जा कहां से मिलता है? ले, भुला गया जी। यह ऊर्जा कोशिकाओं में से मिलता है। कहां से मिलता है? यह ऊर्जा कहां से मिलता है? तो कोशिकाओं में से मिलता है। और कोशिका कैसा है? जीवित है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए क्या बोलते हैं? ये ऊर्जा केवल जीव जो जीवित है उसी में से ऊर्जा मिलता है, उसी को ऊर्जा मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं जैव ऊर्जा। जो जीवित है उसी को ऊर्जा चाहिए कि मरा हुआ को ऊर्जा चाहिए? जीवित है उसी को चाहिए। तो जीवित को ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। जो जीवित है उसी को ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा। ये पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहता है जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा बनता है। कहां बनेगा? कोशिकाओं में ऊर्जा बनता, पता है ना? तो कोशिकाओं में ऊर्जा कब बनेगा? जिंदा रहेगा कि मरा रहेगा? तो जिंदा रहेगा। तो कह दिया कि जीवित कोशिकाओं में ही ऊर्जा बनेगा। कहां बनेगा? तो जीवित कोशिकाओं में ही ऊर्जा बनता है, इसलिए इसको कहते हैं जैव ऊर्जा कहते हैं। तो जीवित कोशिकाओं में बनेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा कहते हैं। जैव ऊर्जा। दोनों खड़ा हो जाओ। जैव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं जी?
जैव ऊर्जा। तो जय नहीं सुना दिया एक बार में, बोलना पड़ेगा 4 बार। हाँ तो तुमको पता है तो तुम खड़ा हो ना पहले, इसको भी खड़ा करो। ऐसे खड़ा हो रहा है ना जैसे कि दूल्हा को इंट्रोड्यूस करा रहा है। हम ही है सर, पूरा पैरों दिखा दिया। अब तो सहवाला लग गए है, हमको नहीं देखिए, हमको शादी नहीं करना है। अरे भाई एक बार में खड़ा हो, बोलने खड़ा होने के लिए बोले तो खड़ा होना है। उधर उधर देख रहा, उसको कैसे बोल रहा है, तुम्हें ना बोल रहा है। अब सहवाला तुमको कोई ले भी नहीं जाएगा। कुछ हो गया, बड़ा है। अच्छा हमको लगा बोरा खड़ा। चलो अब यहां पर आप समझाइए कि हमको क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण करना है, इधर वाला बताएगा। ऊर्जा का निर्माण करना है तो ऊर्जा का निर्माण करने के लिए क्या क्या हमको चाहिए कोशिका में। हाँ बोलिए। ऊर्जा हमको चाहिए, ऊर्जा का निर्माण करना है तो क्या क्या हमको चाहिए कोशिकाओं में। प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, और दोनों अब पता नहीं, तुम बताओ ना। अच्छा एक ही चाहिए, ठीक। और हो गया, तुम बताओ। हमको 2 एटीपी चाहिए। क्या ग्लूकोज नहीं, हमको 2 एटीपी चाहिए। हाँ ऊर्जा हमको बहुत सारा नहीं चाहिए, 38 नहीं चाहिए, हमको 2 एटीपी चाहिए। उसको बताने दो। दोनों इसी खड़ा रहा, फिर रात के मिलते हैं जाते समय। अवायवीय, तो अवायवीय तो समझ गए। हम बोले क्या क्या चाहिए जब हमको 2 एटीपी ऊर्जा चाहिए तो कोशिका में। वसा और तुम लोग पढ़ने आए हो तो 100% पढ़ने के लिए पे ध्यान दो। उसका कमी रह गया था। हम बोल रहे थे बार बार या तो ग्लूकोज चाहिए, या तो वसा चाहिए, या फिर तीनों में से कोई एक हमको चाहिए। तो उसके बाद ऑक्सीजन हमको बोलना था, ऑक्सीजन। गलती से, उसी गलती के लिए तो हम यहां पर आए हैं, डंडा भी लेके आए हैं कि ताकि गलती ना हो। आपसे कुछ अब ये नहीं होगा। तो ऑक्सीजन और तीनों में से कोई एक, जिसका नाम ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, चाहे प्रोटीन ले लीजिए, चाहे अमीनो अम्ल, या फिर प्रोटीन उसको बोलते हैं। हल्ला के लिए हम नहीं बोले, हम तुमसे पूछ नहीं सकते हैं, बस पूरी पूछना है हमको। देख रहे हैं कि पीछे तक आवाज जा रहा है, समझ जा रहा है कि नहीं, तो वही देखना था। तो तुम लोग को देखे कि तुम लोग दुल्हा दुल्हन खेल रहा है। तो जैव ऊर्जा के लिए जीवित कोशिकाओं में क्या करना पड़ता है, ऊर्जा का उत्पादन करना पड़ता है। तो यह ऊर्जा का उत्पादन हमेशा किसमें होगा, और जीवित कोशिकाओं में अगर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उस ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। अगर जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो वैसे ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। तो जितना भी हमने आपको कहानी पढ़ाया कि ऊर्जा कैसे बनता है, किसके आधार पर बनता है, और इस ऊर्जा को जब हम बना दिए तो इसको क्या कहते हैं, तो ये जितना भी हम आपको ऊर्जा बनाए हैं उन सब को कहते हैं जैव ऊर्जा। क्योंकि यह सभी कहानी सजीव के लिए है। यह कहानी किसके लिए है, सजीव के लिए।
और सजीव में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको कहते हैं जैव ऊर्जा। जो सजीव में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको कहते हैं जैव ऊर्जा। क्लियर है? तो जैव ऊर्जा हमेशा सजीव में उत्पन्न होगा। तो हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम लोग के जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? जैव ऊर्जा। क्या बोलेंगे? जैव ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है जी? कोई दिक्कत पीछे नहीं ना? क्लियर है ना? खड़ा। ये लकड़ी है, ये लकड़ी है और ये मर गई, मरी हुई है ना, कि सांस ले रही नहीं ना? तो बताइए इसमें ऊर्जा कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये कोई ऊर्जा नहीं होगा, इसमें ऊर्जा बनेगा ही नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बैठो। तो इसमें ऊर्जा नहीं बनता है क्योंकि इसमें वो क्रिया संभव नहीं होगा, तो इसमें ऊर्जा नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे। जैव ऊर्जा बातचीत कर, अभी भी बातचीत कर रहा है। जैसे गलती है तो चुपचाप रहो, उसका सुन लेंगे तो फिर उसको भी खड़ा करेंगे। तो तुम अपने आप को ऑफर कर रहा है कि सर हमरे लपेटिए। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः ग्लूकोज का कोशिकीय ईंधन कहते हैं। अब बताइए ऊर्जा किससे बना? भी C6H12O6 प्लस O2 ये मिला। तो ध्यान दीजिए ऊर्जा, ये जो जैव ऊर्जा है ये सारी क्रियाएं जीवित कोशिकाओं में हो रहा है। ग्लूकोज जा रहा है कोशिका में, ऑक्सीजन जा रहा है कोशिका में, और वहां पर ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कहता है कि जीवित कोशिकाओं में जो ऊर्जा बना है उसको जैव ऊर्जा कहते हैं। और ये जैव ऊर्जा बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी होती है जरूरत? ग्लूकोज का उपयोग करती है। और ग्लूकोज को कोशिकीय, ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ऊर्जा बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हमको पेट्रोल की जरूरत होती है, और हम लोग के शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए किसकी जरूरत है? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज से ही किसका बनता है? ऊर्जा। ग्लूकोज से ही क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो ग्लूकोज से ही ऊर्जा बनता है, तो ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहेंगे। तो बताइए प्रत्येक कोशिका में ये ग्लूकोज मौजूद रहेगा? तो मौजूद रहेगा। और प्रत्येक कोशिका में ये जो ग्लूकोज मौजूद रहेगा, इसी ग्लूकोज को उसी कोशिका में ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 38 एटीपी। ये 38 एटीपी जो है ऊर्जा है। 38 एटीपी क्या है? ऊर्जा है। 38 एटीपी क्या है? ऊर्जा है। तो ये कोशिका में मौजूद रहता है, ये सब कोशिका में मौजूद है। ऑक्सीजन भी वहां पर पहुंचता है और ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा का निर्माण हो रहा है किसके वजह से? तो इसीलिए ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? कोशिकीय ईंधन। और ये किसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है? जीवित कोशिका में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा किससे निर्माण होता है? और ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन। चाहे हम इसको जैव ऊर्जा बोले चाहे ऊर्जा बोले, जैव ऊर्जा बोले चाहे हम अगर आपसे पूछेंगे कि ऊर्जा को क्या कहते हैं तो क्या बोलिएगा? जैव ऊर्जा। ऊर्जा को क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा। अगर हम पूछते हैं कि जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं तो बोलिएगा कि जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा बनता है, जीवित कोशिकाओं में, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? जैव ऊर्जा बनते हैं। ठीक है। और ऊर्जा बनाने के लिए मुख्य चीज क्या है? ग्लूकोज है। और ये ऊर्जा कहां बनता है? कोशिका में। ऊर्जा कहां बनता है? इसीलिए इस ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। देखिए ग्लूकोज इस प्रकार से, देखिए ग्लूकोज जो है किसके साथ मिलकर के? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, उसमें एंजाइम आता है। एंजाइम क्या करता है? उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब कभी हवन करते देखे हैं? पूजा पाठ
जैसे उसमें घी डालिएगा तो आवाज, सॉरी आग पूरा लगता है, आवाज करवा दे रहा है, तुरे कुछ कुछ कर रहा है। इंजाइम वही काम करता है, इसको तोड़ने में मदद करता है और टूटता है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही ग्लूकोज टूटता है किसमें बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर जल। तो जैसे ही हम लोग श्वसन की क्रिया कंप्लीट करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या बनता है? जल भी बनता है। साथ में क्या बनता है? जल। जब भोजन टूटता है तो वहां जल का भी निर्माण होता है। वहां पर क्या निर्माण होता है? जल का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। तो ध्यान दे दीजिए, यहां पर ग्लूकोज है और साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। इन दोनों का अभिक्रिया होता है इंजाइम के साथ और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये जो आपको 6-6 लिखा हुआ है इसको बराबर किया गया, इसको बराबर करने के लिए ये सब 6 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे फार्मूला है यहां पर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस में ऊर्जा। तो आपसे पूछेंगे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है, तो क्या बोलिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और चलिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अंतिम बच गया है, इस अंतिम को आपको समझाते हैं। अंतिम समझा करके आपका सीमा रेखा समाप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए लड़की की तरह यहां पर आएगा धीरे धीरे। अभियो नहीं आएगा। देखिए क्या क्या गर्मी भी लग रहा है जी, पूरा दम सवाला वाला फीले कर रहा है, हम टिकेंगे ही नहीं। चलो जी देखो, अरे यार, अब हम आपको ये पूरा प्रक्रिया बता रहे हैं श्वसन का। श्वसन की पूरा प्रक्रिया लिखा हुआ है। श्वसन कहते किसको है? तो श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप है, रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। पहुंच गया, हम लोग भोजन कहां पहुंचाए? कोशिकाओं में। और जितना भी देख लीजिए, जितना मतलब ये क्रिया वैसी क्रिया है जो बाहरी वातावरण से क्या लिया जा रहा है? ऑक्सीजन, और ग्रहण करके कहां पहुंचाया जा रहा है? कोशिकाओं में, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बहुत क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, बार बार होता है। एक बार श्वसन में थोड़े होगा, एक बार श्वसन में नहीं होगा, बार बार। इसलिए देखते हैं तुरंत हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। हम लोग बहुत जल्दी श्वसन की क्रिया करते हैं जी, हम लोग बहुत जल्दी श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम लोग को जल्दी ऊर्जा बनता है। देर से करिएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। श्वसन की क्रिया जितना देर से हो उतना आपका शरीर मजबूत रहेगा। लेकिन हम लोग हटपट लेते रहते ना ऑक्सीजन। क्या बोलो? हाँ, तो तुम छोड़ दिया करो ये वाला कभी कभी। हाँ, वो सब दिल पे मत लिया करो। तो कहां पर दे जी? हाँ, कि ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जो कि आपको फार्मूला दिखाया गया, फिर उसके बाद कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन हमने लिया उसको सूद समेत वापस कर दिया, वापस कर दिया किस रूप में? तो वातावरण से हमने ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराया और उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और उसमें से जैव ऊर्जा का निर्माण। हमने आपको बोला था जैव ऊर्जा फिर या
ऊर्जा, जैव ऊर्जा या ऊर्जा। ये क्रिया जीवित कोशिकाओं में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जैव ऊर्जा भी बोल सकते हैं या फिर ऊर्जा। लेकिन जब हम कारण पूछेंगे तो वहां बताना होगा, हम बोलेंगे ऊर्जा किसको कहते हैं या जैव ऊर्जा किसको कहते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बता सकते हैं ना? एक का बताइएगा, दूसरा का तो अपने आप मालूम हो जाएगा। तो जैव ऊर्जा देखिए, हाँ, पहला हम बताएं कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लिया जाता है और उसको कहां पहुंचाया जाता है? कोशिकाओं में, और वहां पर मौजूद रहता है ग्लूकोज, जो कि उसको कहते हैं कोशिकीय ईंधन कहते हैं। और वहां पर क्रिया होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में जब प्रक्रिया होता है तो उसमें क्या निकलता है? जो किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में संचित रहता है। और उसके बदले जो ऑक्सीजन गया है उस क्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसको जरूरी नहीं है कि हम इसी रूप में याद करें, आप अपने मन से भी याद रख सकते हैं कि बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। कहां जाता है ऑक्सीजन? कोशिकाओं में क्या मौजूद रहता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर के क्या करता है? ऑक्सीकरण में क्या बनता है? जैव ऊर्जा। और शरीर से बाहर क्या निकलता है? चलिए, तो ये पूरा क्रिया मिलाकर के है, ये आपका टॉपिक है। ये फिगर आपको बनाना होगा जीवन में अभी आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जो कि आगे होगा। आ रहे हैं।